आइए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं हम लोग। ध्यान देखिए इसको, इसके आगे ही स्टार्ट हो रहा है थर्ड पार्ट, तो ऐसा तरह का 40 देखिए। क्वेश्चन 40 कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस मेथड इज यूज्ड अमंग द फॉलोइंग टू डेवलप वेरियस एफिशिएंसी इंडिसेस रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानव पूंजी के योगदान संबंधित विभिन्न कुशलता सूचकांकों को तैयार करने में निम्नलिखित में किस संगठनात्मक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग होता है। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण ये नहीं होता है, संसाधन उपयोग विश्लेषण ये होता है, और टास्क एनालिसिस ये नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एनालिसिस ये नहीं होता है। तो इसका आंसर बी होगा, ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। संगठन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानव पूंजी के योगदान संबंधित विभिन्न कुशलता सूचकांकों को तैयार करने के लिए संसाधन उपयोग विश्लेषण संगठनात्मक विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो बी इसका आंसर सही है। अब आइए ये मैच कराना है आपको। इसमें दिया हुआ है आपका मैनेजरियल अप्रेजल। तो मैनेजरियल अप्रेजल किस में आता है? तो ये आता है एनालिसिस अबाउट ट्रेंड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, किसी उद्यमी की विशेषताओं का विश्लेषण, इसे कहते हैं मैनेजरियल अप्रेजल। इकोनॉमिक अप्रेजल किस में आता है? तो इकोनॉमिक अप्रेजल जो आता है एनालिसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, तो ये कहलाएगा आपका रोजगार क्षमता संबंधी मूल्यांकन। जब रोजगार बढ़ेगा तो आर्थिक मूल्यांकन हो जाएगा। वित्तीय मूल्यांकन किसमें आता है? फाइनेंशियल अप्रेजल। तो फाइनेंशियल अप्रेजल जो आता है ये आता है फर्स्ट टाइप का एनालिसिस ऑफ वर्किंग रिजल्ट। तो वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, ऐसे फाइनेंशियल अप्रेजल वर्किंग रिजल्ट आता है। टेक्निकल अप्रेजल किससे आता है? डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री एफिनेंट्स। तो ये इसका आंसर सेकेंड होगा। तो मैनेजरियल अप्रेजल क्या होगा? मैनेजरियल अप्रेजल का आंसर थर्ड होगा। एनालिसिस अबाउट, थर्ड देखिए एनालिसिस अबाउट ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इकोनॉमिक अप्रेजल क्या होगा? एनालिसिस ऑन, फोर्थ होगा इसका आंसर एनालिसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। फाइनेंशियल अप्रेजल क्या होगा? एनालिसिस ऑफ वर्किंग रिजल्ट। और टेक्निकल अप्रेजल क्या होगा? डिस्पोजल ऑफ वर्किंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इतना आप तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर ये था 41। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। फोर्टी टू का जो है रिलेशनशिप बैंकिंग। तो रिलेशनशिप बैंकिंग का आंसर आपका क्या होगा? तो रिलेशनशिप बैंकिंग जो है इसका आंसर होगा आपका फोर्थ आंसर होगा आपका। फोर्थ आंसर क्या होगा? क्रिएटिंग मेंटेन एनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। रिलेशनशिप का मतलब ही है कि कस्टमर से रिलेशन स्थापित करना। दूसरा है मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग क्या आंसर आएगा? तो मर्चेंट बैंकिंग का आंसर आएगा आपका इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। इसका आंसर थर्ड होगा। क्या होगा? इसका आंसर थर्ड होगा। दूसरा है इंडिजीनियस बैंकिंग। इंडिजीनियस बैंकिंग है स्वदेशी बैंकिंग कहते हैं। तो स्वदेशी बैंकिंग का आंसर क्या होगा? स्वदेशी बैंकिंग आंसर फर्स्ट होगा। डीलिंग इन हुंडीज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये कहलाएगा घरेलू बैंकिंग, जिसे इंडिजिनियस बैंकिंग कहते हैं। डेवलपमेंट बैंकिंग क्या है? इसे कहते हैं विकास बैंकिंग। इसका आंसर सेकंड होगा। वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योर बेस एंड एसेट इन द रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्यमिता आधार के विस्तार करती है और औद्योगिक विकास का तीव्र गति से सहयोग करती है। तो रिलेशनशिप बैंकिंग का आंसर 4 होगा। क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। मर्चेंट बैंकिंग आंसर क्या होगा? मर्चेंट बैंकिंग का आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर थर्ड होगा। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। इंडिजीनियस बैंकिंग क्या होगा? इसका फर्स्ट होगा डीलिंग इन हुंडीज एंड एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। डेवलपमेंट बैंकिंग का वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योर बेस एंड एसेट इन ए रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब आइए क्वेश्चन 43।
नंबर देखिए आप लोग 43, in which year IFCI Act was amended in order to make it possible to provide assistance inter alia for medical health और other allied services। ये कब आया था? ये 1986 में आया था। अन्य बातों के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य अथवा अन्य सहायक सेवाओं के लिए सहायता मुहैया कराना संभव करने के क्रम में IFCI अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया है? ये है 1986 में संशोधन किया गया है। 44 देखिए, SIDBI was set up as subsidiary of IDBI, टेक ओवर द फंक्शनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ IDBI। इसका आंसर ए सही है, तो ए आंसर बिल्कुल सही है। ये आंसर सही लग रहा है, सही है। टेक ओवर द वेंचर कैपिटल ऑपरेशन ऑफ ICICI, ये नहीं है। रिकंस्ट्रक्ट रिहेबिलिटेशन द सिक एंड क्लोज इंडस्ट्रियल यूनिट्स फाइनेंस बाय IDBI, ये नहीं है। फैसिलिटेट फाइनेंस एंड प्रमोट इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये भी नहीं है आपका। लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इट्स ETC come under which one of the following? Liabilities of bank, assets of bank, foreign exchange items of bank, off balance शीट्स आइटम्स ऑफ बैंक। इसका आंसर ये होगा। साखपत, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्नलिखित किसके अंतर्गत आते हैं? ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ बैंक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आइए 46, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। Productive efficiency differed among different countries because of diversified natural and acquired resource possessed by them. The difference in mutual advantage manifests in varying climate, quality of land, availability of minerals, water and other resources. The difference in acquired resources manifests in different levels of technology and skill available। तो ये हमें सारे सही लग रहे हैं, ये तीनों सही होंगे। उसका थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। पूर्ण लागत लाभ के सिद्धांत संबंध में कौन से कथन होने चाहिए? प्रत्येक देश द्वारा धारित प्राकृतिक और रचित संसाधनों की विविधता का विभिन्न देशों की उत्पादन दक्षता में अंतर होता है। प्राकृतिक लाभ के अंतर, परिवर्ती जलवायु, भूमि की गुणवत्ता, खनिजों, जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता में परिलक्षित होते हैं। ये भी सही है। अर्जित संसाधनों में अंतर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी और कौशल के विभिन्न स्तरों को परिचालित होते हैं। ये तीनों आपके सही हैं। तो सी जो है ये आपके तीनों सही कह रहा है। अब इसमें जो है आपका हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इसका आंसर जो होगा सेकंड सही होगा। A country having a direct cost advantage in the production of a product on account of greater efficiency। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट, a country having a direct cost advantage in the production of a product on account of greater efficiency। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या होगी? तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी आपकी, चलिए इसके आंसर ही देख लेते सीधे, वरना ऊपर नीचे करना पड़ेगा मेरे को। पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत क्या है? श्रम सघन वस्तुओं के निर्यात पर आधारित अनुभवजन्य साक्ष्य घटक प्रतिदान सिद्धांत की चुनौती देता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या है? एक देश जिसमें उच्चतर दक्षता के कारण उत्पाद के उत्पादन में प्रत्यक्ष लागत लाभ मिलता है। घटक प्रतिदान सिद्धांत क्या है? किसी देश को उस वस्तु को उत्पादन और निर्यात करना चाहिए जिसे मुख्य रूप से देश के भीतर बड़े पैमाने पर उत्पादन के घटक उपलब्ध हों। लियोनटिफ का विरोधाभास क्या है? किसी देश की ऐसी वस्तु उत्पादन और निर्यात में विशेषज्ञ होना चाहिए जिसमें उसे सार्वत्रिक सापेक्ष लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो मुझे लग रहा है, इसका आंसर जो है बी सही है।
मतलब कि ए का सेकेंड, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी, पॉज करके देख सकते हैं, दोनों पार्ट दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। मैच दी फॉलोइंग बहुत पहले आते थे, अब इतना इनका वो नहीं है। तो मैच दी फॉलोइंग जो है आपका सीधे सीधे हम उसके आंसर शीट में ले जाते हैं। हाँ, तो ये क्या है, अनुग्रहकारी पूंजी प्रवाह आमतौर पर IMF द्वारा भुगतान कमी के शेष को पूरा करने के लिए विदेशी विनिमय प्रवाह। तो अनुग्रहकारी पूंजी प्रवाह क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं एक्मोडेशनिंग इन कैपिटल फ्लो। स्वायत्त पूंजी प्रवाह क्या होती है, स्वायत्त पूंजी प्रवाह क्या होती है बताइए, इसे कहते हैं ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो, समान व्यवसाय व्यवहार में ऋणों निवेशों का प्रवाह। SDR अलॉटमेंट क्या होता है, IMF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आरक्षण अस्थियों को सृजन और अंतर्राष्ट्रीय तरलता बढ़ाने के क्रम में सदस्य देशों के बीच उनका आवंटन। सांख्यिकी विसंगतियाँ क्या होती है, विदेशी विनिमय से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण अथवा रिवार्ड न किए गए अवैध लेन देन के अंतर कारण विदेशी विनिमय प्रवाह का प्राक्तन। अब क्वेश्चन 49 आइए। ट्रिम समझौता विदेशी विनिवेशों को लगाई गई कई शर्तों और प्रतिबंधों को उल्लेख करती है। सही है भाई, ट्रिम समझौता विशेष रूप से किसी उद्यम के प्रचालन और प्रतिबंध लगाने की मनाही करते हैं जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादों को संरक्षण मिलता है, आयात करना अलाभप्रद बन जाता है। तो ये दोनों आंसर आपके सही हैं, इसका आंसर सी होगा। सी जो है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फिर देख लिए, ट्रिम समझौता विदेशी निवेश पर लगाए गए शर्तों और प्रतिबंधों को उल्लेख करती है। ट्रिम समझौता क्या है, विदेशी निवेशकों को लगाए गए शर्तों और प्रतिबंधों का उल्लेख करती है। ट्रिम समझौता विशेष रूप से किसी उद्यम के प्रचालन पर प्रतिबंध लगाने की मनाही करता है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादों को संरक्षण मिलता है, आयात करना अलाभप्रद हो जाता है। ठीक है, दोनों सही है। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स। Revenue from indirect tax was the major source of tax revenue till tax reforms were taken during 19th। ये भाई सही है, 90 के दशक से रेवेन्यू फॉर्म हुआ था। ठीक है, ट्रेडिशनली इंडियाज टैक्स रिजाइम रिलाइड हैवली ऑन डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कस्टमर्स एंड एक्साइज। परंपरागत रूप से भारत की ओर शासन प्रणाली मुख्यतः सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर करती है। ये दोनों आंसर आपके सही हैं। तो ये आपका थर्ड पार्ट था, इसको देखिएगा, इसको आप पॉज स्लो करके देख सकते हैं। धन्यवाद।